नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सरकार ने फिर निकायों में पार्षद मनोनीत किए हैं। 30 निकायों में पार्षद मनोनीत किए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तो एक तरह से राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हुई, चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से शुरू हुई, जिस फ्रेम में शुरू हुई है, फिलहाल उसी फ्रेम में कैद है। और जयपुर से बड़ी खबर, निर्दलीय विधायकों की मीटिंग से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। निर्दलीय विधायक जुटे हैं और मंथन कर रहे हैं, लेकिन अब ये मंथन हो रहा है सर्किट हाउस में, कमरा नंबर 110 सर्किट हाउस का, जहां पर निर्दलीय विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। फिलहाल 12 विधायक वहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जयपुर से। हमने सरकार को बताया है, हम सरकार के साथ है और सरकार में हम भागीदार भी हैं। ये पता नहीं कि इस टाइम में कुछ है कि मेरे आने से कोई विधायक चले गए, वैसा मुझे पता नहीं। मुझे तो फोन किया था और चला के एक बार नहीं कई बार फोन आए थे मेरे साथियों के, और उसके बाद आया। उसके बाद इन दो कोई प्रोग्राम चेंज हुआ होगा, वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, काफी इंटरेस्टिंग रही ये मीटिंग। पहले जिस जगह पर होनी थी वहां पर कुछ आए, कुछ आते ही चले गए, और अब दूसरी जगह 12 जुट गए। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए सबसे पहले एक अपडेट यहां पर करना चाहूंगा कि 12 नहीं बल्कि 11 विधायक इस मीटिंग में मौजूद हैं। विधायक बाबूलाल नागर इस मीटिंग में नहीं है। इसके साथ ही बलजीत यादव जो बहरोड़ से विधायक है वो भी इस मीटिंग में नहीं है। इस तरह की जो है वो सूचना यहां पर मिल रही है कि 2 विधायक नहीं है, 11 विधायक जो हैं अभी कमरा नंबर 110 जो सर्किट हाउस में है यहां पर मीटिंग चल रही है। पहले जो है स्थान वो रखा गया था होटल अशोका में, और वहां पर जो है मीटिंग शुरू भी हो गई थी, कुछ विधायक पहुंच गए थे, चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन एन वक्त पे जो है राजेंद्र गुडा वहां पर पहुंचे, जो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक है, और उनके आने से जो है वो कुछ विधायक जो है निर्दलीय वो बिदक गए, क्योंकि पहले यह तय हुआ था कि केवल निर्दलीय विधायक मिल बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन राजेंद्र गुडा अचानक वहां पर पहुंचे, जिसके चलते तकरीबन 5 विधायक जो होटल के बाहर से ही वापस वापस लौट गए। उसके बाद अचानक जो है वो संयम लोढ़ा निकले अंदर से, और ये कहा कि ये माना गया कि वो विधायकों को मनाने के लिए निकले हैं, और उसके बाद में अब जो है वो मीटिंग का स्थान बदलकर कमरा नंबर 110, इस वक्त हम जो है वो सर्किट हाउस में मौजूद हैं, और ये जो है वो कमरा नंबर 110 है जहां पर अभी मीटिंग चल रही है। 11 विधायक यहां पर मौजूद है। प्रदेश के जो सियासी हालात बने हुए हैं उनको लेकर ये मीटिंग है, और जिस तरीके से लगातार बयानबाजियां आ रही है, चाहे वो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हो, उन्होंने पहले ये स्पष्ट किया कि हम सरकार के साथ में है, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हिस्सेदारी जो है वो हमें मिलनी चाहिए थी, वफादार गैर वफादार में अंतर होना चाहिए था, ये जो है वो उन्होंने बात कही थी। और आज निर्दलीय विधायक ये मंथन कर रहे हैं जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हैं प्रदेश में। तो निर्दलीय विधायक भी, क्योंकि पिछले साल जो सियासी संकट हुआ था उस दौरान जो है वो सरकार के साथ में थे, तो वो भी ये चाहते हैं कि क्योंकि सरकार हम लोगों ने बचाई तो हम लोगों की भी सरकार में हिस्सेदारी होने चाहिए। तो लगातार जो है वो दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर है, चाहे वो गहलोत खेमा हो, चाहे वो पायलट खेमा हो, लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। कल जिस तरीके से रामकेश मीणा ने बयान दिया था उसके बाद जो है वो सियासत गरमाई, और आज पायलट खेमे के विधायक इंद्राज गुर्जर का जिस तरीके के बयान आया उसके बाद फिर जो है वो रामकेश मीणा ने पलटवार उन पर किया है। तो सियासत जो है वो पल पल बदल रही है, और रोचक जो है वो घटनाक्रम होता जा रहा है। तो फिलहाल बलजीत यादव क्यों नहीं पहुंचे इस मीटिंग में, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या कोई वजह रही है? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो तमाम निर्दलीय पार्षद हैं, फिलहाल मतलब ये कहिए कि किसी एक ने आगे बढ़कर लीडर की भूमिका निभाई है और इस बैठक को बुलाया, या फिर ये 12 के 12 या 11 जैसा कि आप बता रहे हैं आपसी सहमति के जरिए इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें मिलना चाहिए और बात करना चाहिए। कहने का मतलब कि इन 11 का कोई एक फेस है या नहीं है?
देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि संयम लोढ़ा जो विधायक है सुरोई से, उन्होंने की तरफ से जो है वो विधायकों को कॉल गए थे और उनके आह्वान पर जो है ये विधायक एक साथ बैठे हैं। लेकिन बसपा से जो कांग्रेस में विधायक आए थे उनके इस बैठक में शामिल होने की पहले बात कही गई थी कि संयुक्त ये बैठक होने वाली है, लेकिन अचानक जो है इस तरह का बयान आया कि अब केवल निर्दलीय अकेले जो है वो बैठेंगे, पहले ये मिल बैठ के चर्चा करेंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के साथ इनकी बैठक होगी। लेकिन आज अचानक राजेंद्र गुढ़ा जब होटल में पहुंचे तो उनसे सवाल भी पूछा गया कि आखिर क्यों वो पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि संयम लोढ़ा ने उनको फोन करके बुलाया था, जबकि कुछ निर्दलीय विधायक इससे नाराज थे। वो ये चाहते थे कि ये बैठक क्योंकि निर्दलीय विधायकों की है, केवल निर्दलीय विधायकों के बीच जो है वो चर्चा होनी चाहिए। उसी के चलते ये पूरा रायता फैला और अचानक जो है वो जगह बदलनी पड़ी, क्योंकि कई विधायक जो है वो नाराज होकर होटल के बाहर से वापस सर्किट हाउस में लौट गए। पहले यहीं पे सर्किट हाउस में ये लोग मिले थे और वापस वो लोग सर्किट हाउस में पहुंच गए। उसके बाद संयम लोढ़ा ने फिर से जो है वो मोर्चा संभाला और यहाँ जो है उन विधायकों को मनाने पहुंचे। फिर बातचीत में ये तय हुआ कि अब जो है वो सर्किट हाउस में मीटिंग की जाएगी, तो इसीलिए सर्किट हाउस में ये मीटिंग जो है वो जारी है। तकरीबन 20 मिनट यहाँ पर मीटिंग को चलते हुए हो गए हैं। क्या कुछ निकल के आता है, क्या कोई प्रस्ताव आज यहाँ से पारित किया जाता है निर्दलीय विधायकों के द्वारा? जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं निर्दलीय विधायकों के, लगभग जो है वो सभी विधायक अपनी आस्था जो है वो सीएम अशोक गहलोत में व्यक्त कर रहे हैं और ये बात मुखर होकर कह रहे हैं कि गहलोत उनके नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। लेकिन एक बात ये भी कि आला कमान को जो है वो अंतर करना चाहिए। जिन लोगों ने सरकार बचाने में सहयोग दिया उन लोगों को जो है वो हिस्सेदारी सरकार में मिलनी चाहिए, ये बात इनकी तरफ से उठ रही है। और एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि आज मीटिंग में चर्चा के दौरान ये भी तय हो सकता है कि ये लोग कांग्रेस आला कमान से जो है मिलने का वक्त मांगे और वहां पर जाके ये बताए कि हम तो एक तरह से दिनेश देखें तो पहले बसपा के से जो कांग्रेस में आए विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल में शामिल हुए, उन विधायकों की बैठक हुई। अब कुछ ही दिनों के अंतराल में निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई, जिसका मतलब यह है कि अंदर खाने अब ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस बहुत जल्द फैसला लेगी और तमाम मंत्रिमंडल विस्तार या जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है अब वो जल्द से जल्द दस्तक देगी। कम से कम ये तेजी इन बैठकों की तो इसी ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल, ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है स्वप्निल, वो इसी की जो है बदौलत है, क्योंकि जिस तरह का पहले सचिन पायलट का जिस तरीके से इंटरव्यू जो है वो प्रकाशित हुआ, उसमें कहा कि कमेटी ने जो है वो जो उनको सुनवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला और उसके बाद जिस तरीके से वार पलटवार का दौर, बयानबाजियों का दौर चला, इस बीच प्रदेश प्रभारी अजय माकन का भी बयान आया कि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में जल्द होंगे और प्रियंका गांधी जो है वो भी लगातार सचिन पायलट के संपर्क में है। उसके बाद से ये पूरा जो है वो बखेड़ा शुरू हुआ। जो पहले जो है वो कांग्रेस, बसपा से जो कांग्रेस में विधायक आए, उन्होंने आपस में मिल बैठ कर चर्चा की और ये बात मुखर होकर उठाई कि संकट के दौरान जो है उन्होंने साथ दिया था, लेकिन उन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि क्योंकि हम लोगों ने सरकार बचाई तो वफादार व गैर वफादार में अंतर होना चाहिए और हम लोगों को जो है वो हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि ये बात भी उन्होंने कही कि जब वो आए थे कांग्रेस में तो किसी तरह की उनकी कोई शर्त नहीं थी, बिना शर्त के वो कांग्रेस में आए थे। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जो पायलट खेमा है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि जब ये लोग बिना किसी शर्त के कांग्रेस में आए थे तो आखिर अब किस बिसात पे जो है वो हिस्सेदारी यहाँ पर मांगी जा रही है। यही जो है वो निर्दलियों का जो है पेच है, वो भी क्योंकि सियासी संकट में ज्यादातर निर्दलीय विधायक सरकार के साथ में थे और ये जो निर्दलीय विधायक है इनमें से ज्यादातर निर्दलीय विधायक कांग्रेस बैकग्राउंड के रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो है वो शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इधर फोन टैपिंग मामले में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस के बाद सियासत गर्म है। जोशी ने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्र सरकार पर हमला बोला। नहीं होने के बावजूद मुझे नोटिस देकर दिल्ली बुलाने की जो कोशिश है, जो कार्रवाई है, वो राजनीतिक द्वेष और नाजायज दबाव बनाने की नियत इसमें झलकती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कानूनी लड़ाई हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, लेकिन कानून के नाम पर, कानूनी लड़ाई के नाम पर किए जा रहे इस ढोंग का पर्दाफाश भी करेंगे।
सियासती चालों का जवाब दिया जाएगा, षड्यंत्रों का भंडाफोड़ किया जाएगा। राजस्थान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बहुमत के आधार पर स्थिर सरकार को गिराने के जो षड्यंत्र किए गए, उसमें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुख्य किरदार के रूप में सामने आए। होना तो ये चाहिए था कि उनके इन कृत्यों के लिए प्रधानमंत्री जी को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए, कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने श्री शेखावत को बचाने का ठेका दिल्ली पुलिस को दे दिया, जो उनके खुद के अधीन आती। गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करवा के दिल्ली में और पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देकर मोड़ने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज हुई तो उनसे यह नहीं पूछा गया कि आपकी एफआईआर किस तथ्य पर, किस प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर आपकी एफआईआर बनती है। कि जो टेप जिनके आधार पे मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी एसीबी में और उससे पहले एसओजी में, उन टेपों में स्पष्ट रूप से नजर आता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी की आवाज है, और उनको वही सैंपल देकर आना चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो भी न्याय होगा, और अगर वो दोषी हैं तो न्याय अपने आप हो जाएगा। और अब फिल्मी प्रेम कहानी की बात। आज दोपहर प्रेमी जोड़ा फिल्मी अंदाज में अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचा, सुरक्षा की गुहार लगाई। यहां से पुलिस और उनके परिवार वाले जबरन गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गए। जैतारण निवासी लक्षिता राठौड़ ने बताया कि वो 3 साल से मनीष शर्मा को जानती हैं, एक दूसरे से वो प्यार करते हैं। उन्होंने परिवार वालों से शादी करने की इच्छा जाहिर की तो परिवार ने इनकार कर दिया, साथ ही मनीष को जान से मारने की धमकी तक दी। अब दोनों ने अपनी रजामंदी से आर्य समाज में शादी कर ली है। इस शादी से उनके परिवार वाले खासे खफा हैं। ऐसे में प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई। मकराना पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए दोनों को अपने साथ ले गई, लेकिन इस दौरान आधे घंटे तक कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा हुआ और तमाशबीनों की भीड़ लग गई। तो ये मार्कशीट फर्जी है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये जो कागज है, ये मार्कशीट के हाथ से नाबालिग हो ना आप? मार्कशीट के हाथ से नाबालिग हो ना? आप नाबालिग हो? तो नाबालिग हो ना? हाँ? तो ये मार्कशीट तो आपकी है ना? नहीं, ये हमारे पास है ना। कहाँ है? बता रही ना, यहाँ पे बयान करूँगा। और अब बात हिमाचल के भुंतर एयरपोर्ट की, जहां एयरपोर्ट के बाहर एसपी कुल्लू ने सीएम सिक्योरिटी के एएसपी रैंक के अधिकारी को तमाचा जड़ दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। बहस इतनी बढ़ी कि एसपी ने एएसपी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सीएम सिक्योरिटी के एएसपी ने भी एसपी कुल्लू पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। मौके पर लोग मौजूद थे और जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव किया, लेकिन सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो गया है। फिलहाल अभी किसी बड़े पुलिस अधिकारी का इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि नितिन गडकरी 5 दिवसीय दौरे पर कुल्लू आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 2 दिन के कुल्लू दौरे पर हैं। दोपहर बाद भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से जब केंद्रीय मंत्री का काफिला निकला, इसी दौरान पुलिस अफसरों में झड़प हो गई।
और अब बात बूंदी में बदले मौसम के मिजाज की, जहां तेज हवाओं के साथ करीब 1 घंटे की भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई। स्क्रीन पर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, कैसे शहर के नालियों में उफान आया और सड़कें दरिया बनी है, वो इन तस्वीरों में साफ हो रहा है। जाहिर है कि जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि लोगों को बारिश के कारण गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है। मानसून की पहली झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। चौमू में पानी की पाइपलाइन पर अचानक पब्लिक भड़क उठी और फिर जो कुछ हुआ उसने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। गुस्सा फूटा है, बवाल मचा है, हंगामा हो रहा है। जाम लगा है, पाइप पर पंगा है। उन्होंने इस काम को बंद करवाया। हमारे एक दिन 10 मिनट भी पानी आता, इसके लिए इन्होंने काम को बंद कराया। इस पर नगर पालिका ना चाहिए, ना कोई भी फोन नहीं उतारा। किसको कोई चौमू में रोने वाला नहीं है। और जब कोई रोने वाला नहीं होता तो अंजाम ऐसा ही होता है। आवाम का आक्रोश फूटता है और फिर नजारा कुछ ऐसा ही होता है। इसके पार्षद एक आगे पर्सनल लाइन आपके वार्ड में लेके जा रहे, उन्होंने इस काम को बंद करवाया। हमारे एक दिन 10 मिनट भी पानी आता, इसके लिए इन्होंने काम को बंद कराया। चौमू शहर में पेयजल समस्या दूर करने के लिए वार्ड 43 में पाइपलाइन क्या डाली गई। 40 और 41 वार्ड के लोग नाराज हो गए। गुस्सा ऐसा कि पानी के लिए डाली गई पाइप को ही उठा लिया, फिर सड़क पर रखा और उसके ऊपर डेरा जमाकर जाम लगा दिया। क्या बच्चे, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, सब के सब पाइप पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध की वजह बताई, वो वॉल्व जिसकी वजह से उनके वार्ड में पानी की सप्लाई स्लो हो जाएगी। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझाया गया, तब जाकर जाम खुला। लेकिन प्रदर्शन के दौरान कोरोना को दावत साफ साफ दिखाई दी। न मास्क और न 2 गज की दूरी। जोश में लोग कैसे भूल गए कि कोरोना अभी गया नहीं। चौमू से न्यूज 18 के लिए हीरालाल की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। मुसीबत इंसान को एक होने का सबक देती है, क्योंकि एक होकर मुसीबत का सामना ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी से बचने का भी एक यही तरीका है। तभी तो सरकार भी कह रही है, कोरोना से बचने का टीका है संजीवनी। आपने लगवाया क्या? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बदलते दौर में इस लोकोक्ति को सच होते देखना हो तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार चले आइए और देखिए, ईमानदारी से कोशिश की जाए तो कैसे शहरों के अलावा गांव-गांव तक टीका पहुंचाया जा सकता है। अलीपुर द्वार से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा ये गांव अदमा है। यहाँ पहुंचने के दौरान ही जंगल और पहाड़ियों की पगडंडियों से गुजरते हुए आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आखिर भूटान की सीमा से लगे इस गांव तक पहुंचना क्यों इतना कठिन है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने के लिए अलीपुर द्वार के डीएम
सुरेंद्र कुमार मीणा दल बदल के साथ यहाँ पहुँचे और लोगों का टीकाकरण किया। और जेतु 45 से ऊपर लोग जिनके लिए ऑलरेडी हम वैक्सीनेशन द्वारा दे रहे थे, तो इन लोगों को, इस एज ग्रुप के लोगों को नीचे नहीं जाना पड़े, सब सेंटर क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए बेसिकली जिला प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट का टीम, ब्लॉक का टीम यहाँ सब अधिकारियों को लेके हम यहाँ पे आए और सब लोग जन को हम लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा की अगुवाई में यहाँ पहुंची टीम ने गांव के लोगों के तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए आश्वस्त किया, जिसके बाद गांव के तमाम योग्य लोगों ने खुशी खुशी टीका लिया। आया कितना बुरा आदमी जाना न पाता था, लेकिन आज यहाँ पे गाँव में पहुँचे के लेके हमको वैक्सीन लगा दिया। बहुत खुशी, भारी खुशी की बात है। डीएम साहब चाहते तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वो गांव वालों को टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र आने की नोटिस चस्पा कर सकते थे, लेकिन कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने की जिद उन्हें शहर से दूर इस दुर्गम इलाके में ले आई। उम्मीद है इनकी ये कोशिश नजीर साबित होगी और कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट होकर जल्द से जल्द टीका लेगा। अलीपुर द्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और अब मुझे इजाजत, नमस्कार।